बीएड सेकेंड ईयर। आज हमारा टॉपिक मुख्य बिंदु है विद्यालय तत्परता के निर्धारक। विद्यालय तत्परता के निर्धारक कौन कौन से हैं? यूनिट 3 चल रही है। पेपर का नाम है एक समावेशी विद्यालय का सृजन। इसकी 3rd यूनिट का टॉपिक है विद्यालय तत्परता के निर्धारक। आप अब सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। स्कूल तत्परता के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर 1, एक समर्पित समूह की आवश्यकता। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए एक समावेशी समूह की आवश्यकता होती है। इस समूह का प्रधान विद्यालय का मुख्य अध्यापक या प्रधानाचार्य हो सकता है। ये जो एक समर्पित समूह बनाया जाता है, इसमें जो मुख्य जो प्रधान होता है या मुखिया होता है, तो वो क्या होता है कि उस विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है। इस समूह का प्रधानाचार्य हो सकता है। इस समूह के अन्य सदस्यों में समुदाय के सदस्य। अब देखिए, इसमें जो मैंने आपको बताया है कि एक समर्पित समूह, इसमें मुखिया कौन होता है? प्रधानाचार्य। अब इसके साथ में कौन कौन से सदस्य होते हैं इस समूह के? इस समूह के अन्य सदस्यों में समुदाय सदस्य, अध्यापक, माता पिता तथा कुछ समझदार विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जा सकता है। कुछ समझदार बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। माँ बाप भी होते हैं और अध्यापक भी होते हैं, और कुछ जो सदस्य होते हैं समुदाय के, वो होते हैं इसमें। समावेशी शिक्षा के विकास का अधिभार इन सदस्यों पर होता है। ये जितने भी हैं, इनकी गिनती तो नहीं बताई है, लेकिन ये जो जितने भी सदस्य होते हैं उनके ऊपर क्या होता है? समावेशी शिक्षा के विकास का भार होता है। इसलिए सभी सदस्यों का समान दृष्टिकोण होना आवश्यक है। जितने भी इस सदस्य होंगे, उनका क्या है कि दृष्टिकोण सभी का एक समान होना चाहिए। कोई भी नीति को बनाने में, कोई भी कानून को बनाने में, या कोई भी ऐसा समावेशी विद्यालय के लिए कार्य किया जा रहा हो, तो उस पर सभी का सामान्य दृष्टिकोण होना चाहिए। विरोधाभास वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है प्रवेश नीति। देखिए, इसमें क्या है कि प्रवेश नीति में बच्चे को किस प्रकार प्रवेश दिलाना चाहिए, कौन सी क्लास में दिलाना चाहिए, किस स्तर का बच्चा है ना, ये सारी चीज़ों को देखने का कार्य कौन करती है? समूह सदस्य, नीति के सदस्य जो होते हैं वो करते हैं। और वो किस प्रकार करते हैं? प्रत्येक विद्यालय में एक दाखिल नीति का होना आवश्यक है। मतलब दाखिल का मतलब है प्रवेश नीति का। दाखिल नीति समावेशी शिक्षा को व्यवस्थित करने में सहायक होती है। विभिन्न स्कूलों में विभिन्न प्रकार की प्रवेश नीति अपनाई जाती है। देखिए, गवर्नमेंट में और प्राइवेट में जो प्रवेश नीति होती है, ये मैं सामान्य विद्यालयों के बारे में बोल रहा हूँ कि सामान्य विद्यालयों में जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट में, उनमें अलग अलग नीति होती है। कभी कभी क्या होता है कि प्राइवेट स्कूलों में क्या करते हैं कि बच्चे के इंटरव्यू टेस्ट लेने के बाद में बड़े बड़े, तुम जानते हो कि ऊंचे ऊंचे स्कूल जो कि वो होते हैं ज़्यादा, जिनका स्टैंडर्ड होता है, वो बच्चे का एक टेस्ट लेंगे, प्रवेश टेस्ट। उसके बाद में माँ पिताजी का भी एक इंटरव्यू टाइप में होता है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे भी होते हैं। और गवर्नमेंट है तो उसमें भी कुछ नियम होते, कुछ नीति बनाई जाती है। एडमिशन की एज हुआ, या इसका बच्चे का मानसिक स्तर किस प्रकार का है, या जो भी है, सब चीज़ों को देखते हुए एक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक प्रवेश नीति बनाई जाती है, और उसी के द्वारा बच्चे का एडमिशन किया जाता है। विद्यालयों में भी विद्यार्थियों के लिए प्रवेश नीति का निर्धारण किया जाता है, ताकि सामान्य बच्चों के साथ बाधित बच्चों को भी प्रवेश मिल सके। देखिए,
कुछ प्रवेश नीति इस प्रकार की निर्धारित की जाती है जिससे कि सामान्य बच्चों के साथ में वो बाधित या वो विशिष्ट बालक या वो अक्षम बालक को इस प्रकार की नीति बनाई जाती है कि वो भी उनके साथ में पढ़ सकें और उनके साथ में शिक्षा ग्रहण कर सकें। अगला मेरा पॉइंट है सम्मिलित विद्यालयों की पाठ्यचर्या। देखिए, जितने भी सम्मिलित विद्यालय होते हैं उनकी पाठ्यचर्या को ध्यान में रखा जाता है और उसका ही उनको बच्चों को उसको देखते ही उसका निर्माण किया जाता है। देखिए किस प्रकार सम्मिलित स्कूलों में बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। समावेशी शिक्षा में बच्चे की योग्यताएं एवं रुचियां अलग अलग होती हैं। प्राय सभी छात्र अलग अलग पारिवारिक वातावरण से आते हैं, अलग अलग परिवार का माहौल होता है उससे आते हैं। पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय प्रबंधन के सदस्यों, अध्यापकों, समुदाय व अभिभावकों की सलाह लेनी चाहिए। देखिए सर, जब भी कोई मतलब पाठ्यक्रम बनाया जाए तो ये जितने भी हैं सदस्य हैं, प्रबंधन के सदस्य हैं, अध्यापक हैं, अभिभावक हैं, समुदाय हैं, कि इनसे सलाह लेनी चाहिए कि इस प्रकार का सिलेबस या इस प्रकार का कैरिकुलम जो बनाया जा रहा है वो क्या है कि बच्चे के स्तर को देखते हुए, बच्चे की एज को देखते हुए, बच्चे की बाध्यता को देखते हुए और सभी के लिए बनाया जाना चाहिए, जिससे कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाधित बच्चे अरुचि दिखाएं और अधिगम करने में उन्हें कठिनाई महसूस हो। पाठ्यचर्या का उद्देश्य गैर शैक्षणिक क्षेत्र जैसे कार्य अनुभव, शारीरिक शिक्षा आदि का विकास करना है। समावेशी शिक्षा की पाठ्यचर्या में सभी विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। समावेशी विद्यालय की पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। जो समावेशी विद्यालयों में जो कैरिकुलम पाठ्यक्रम जो बनाया जाता है, पाठ्यचर्या जो बनाई जाती है, उसको ध्यान मतलब एक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हैं रोमन संख्या में मैं आपको बोलता जाऊंगा। नंबर 1, पाठ्यचर्या छात्रों की रुचि, योग्यता तथा मानसिक स्तर के अनुकूल हो। मानसिक स्तर के अनुकूल हो। पहला है कि पाठ्यचर्या छात्रों की रुचि, योग्यता तथा मानसिक स्तर के अनुकूल हो। दूसरा है मतलब बच्चे को जो रुचि, योग्यता, मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। दूसरा है पाठ्यचर्या में रोचकता, पाठ्यचर्या में रोचकता लाने के लिए विभिन्न क्रियाओं का होना चाहिए। विभिन्न क्रियाएं होनी चाहिए। उस पाठ्यक्रम में रोचकता, बच्चे रुचि लें तो ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ सामग्री उसके अंदर होनी चाहिए। तीसरा है पाठ्यचर्या लचीली हो जिसे समय अनुसार परिवर्तित किया जा सके। जो पाठ्यचर्या होगी वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि एक कठोर या दृढ़ नहीं होनी चाहिए कि उसमें मतलब उसको बदला ही नहीं जा सके। तो समय, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें परिवर्तन भी हो सकें, इस प्रकार की लचीली पाठ्यचर्या होनी चाहिए। अगला है पाठ्यचर्या में स्वयं करके सीखने के सिद्धांत को भी महत्व देना चाहिए। देखिए, पाठ्यचर्या इस प्रकार की होनी चाहिए जो सामान्य बालक हैं और बाधित बच्चे हैं, उन बालकों में क्या है कि कुछ ऐसे काम देने चाहिए, उस पाठ्यचर्या में कुछ ऐसे वो होने चाहिए जिससे कि बच्चे खुद करके सीखें, है ना। कोई भी जैसे मैं कहूँ कि कोई पेंटिंग को बनाना है, कोई प्रोजेक्ट को बनाना है, कोई क्या कह ड्राइंग करनी है, या कोई क्या कह रहे हैं नाटक को तैयार करना है, या कोई SUPW कार्य करने हैं, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोई नाटक करना है, उसका अभिनय करना है। तो इस प्रकार की मतलब करके सीखने के सिद्धांत पर
बल देने वाली पाठ्यचर्या होनी चाहिए। अगला पॉइंट है पाठ्यचर्या में विविधता होनी चाहिए। देखो एक मानसिक स्तर के बच्चे के लिए एक प्रकार की, मतलब मैं ये कहूँ कि मेरा मतलब होता है कक्षा के हिसाब से, मतलब कक्षा 1 के बच्चे के लिए क्लास 1 का बच्चा है उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। कक्षा 2 के बच्चे को उसके स्तर को थोड़ा सा स्टैंडर्ड ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। 3rd को, 4th को, 5th को, 6th को, 7th को, मतलब इनको ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यचर्या बनानी चाहिए। सभी के लिए ये नहीं है कि सेम सी रख दी हो। और पाठ्यचर्या में विविधता में ये भी चीज़ आती है कि उसमें सभी प्रकार की मतलब धार्मिक, ज्ञानात्मक, और दूसरे नंबर को मैं बताऊं कि क्या कह रहे हैं, जैसे कि देश प्रेम की या देश के प्रति या कोई भी महामारी या कोई भी, इन चीज़ों का भी उनमें समावेश होना चाहिए हैं। सब्जेक्टों को ध्यान में रखते, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। अगला है पाठ्यचर्या में व्यावसायिक विषयों को भी सम्मिलित करना चाहिए। जो भैया जिस उससे बच्चे को व्यवसाय प्राप्त हो जाए, जो बच्चा इन में पढ़ते पढ़ते ही अपने भविष्य में कौन सा व्यवसाय करेगा उस चीज़ को चुन ले, तो वो ऐसे ही कुछ कार्य उसमें होने चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा भी उस पाठ्यचर्या के अंदर होनी चाहिए। ये तो रहेगी कि मैंने आपको बताए थे कि समावेशी विद्यालय की पाठ्यचर्या का निर्धारण करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, जो मैंने आपको ये रोमन संज्ञा में 6 बताए हैं। अगला हमारा पॉइंट चल रहा था, तीसरा तो था ही समृद्ध विद्यालयों की पाठ्यचर्या, इसी में ये मैंने आपको ध्यान देने वाली बातें बताई हैं। अगला है समावेशी शिक्षा की शिक्षण विधियाँ। समावेशी शिक्षा की शिक्षण विधियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए? सुनिए, समावेशी शिक्षा की सफलता शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली विभिन्न शिक्षण विधियों पर निर्भर होती है। अच्छी शिक्षण विधि के अभाव में पाठ्यचर्या अरुचिकर एवं गतिहीन हो जाती है। देखिए सर, जो समावेशी शिक्षा की सफलता होती है वो अध्यापक के ऊपर होती है, और अध्यापक के ऊपर अध्यापक में क्या होनी चाहिए कि ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करें जिससे कि शिक्षण जो करा रहा है, ऐसी विधि होनी चाहिए जिस शिक्षण को वो करा रहा है उस विधि से कराए जिससे कि बच्चे उसमें बहुत बढ़ चढ़ के रुचि ले, बढ़ चढ़ के सहयोग दें और बढ़ चढ़ के उसमें अधिगम करने के लिए तत्पर रहें। तो इस प्रकार की होनी चाहिए। अगर शिक्षण विधि कमज़ोर होगी या शिक्षण विधि ढंग की नहीं होगी तो बच्चे गतिहीन होंगे और अरुचि लेने लगेंगे, चाहे कितना ही अच्छा टॉपिक क्यों ना हो। अच्छी शिक्षण विधियों के प्रयोग से अमनोवैज्ञानिक पाठ्यचर्या भी रुचिकर व सरस लगती है। अगर कोई अमनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पाठ्यचर्या होती है, उसको भी एक अगर अच्छी अध्यापक के पास में अच्छी शिक्षण विधि है तो वो भी उसे रुचिकर और सरस बना सकता है। समावेशी शिक्षा में अध्यापक द्वारा समूह अधिगम, क्रियाशीलता आधारित अधिगम, सहयोग अधिगम आदि विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। छात्रों की आवश्यकता अनुसार इन विधियों में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन जो विधियां हैं, जो अध्यापक जिनको यूज कर रहा है, उनमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है। समावेशी शिक्षा में छात्रों के सामूहिक व सहकारी कार्य करने की आदतों का विकास करना चाहिए। बच्चे में समावेशी शिक्षा के माध्यम से क्या है कि सामूहिक और सहकारी कार्य करने की आदतों को भी विकसित करना चाहिए। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन। देखिए, समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन किस प्रकार होता है? मूल्यांकन एक गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रक्रिया है। गुणात्मक और परिमाणात्मक।
जिसमें व्यक्ति वस्तु आदि के गुणों को जानकर उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। जिसमें व्यक्ति क्या करता है, वस्तु आदि के गुणों को ध्यान में रखकर उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। शैक्षिक मूल्यांकन में यह ज्ञात किया जाता है कि शैक्षिक लक्ष्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है तथा शिक्षक द्वारा प्रयोग में की जाने वाली शिक्षण विधियां अधिगम परिस्थितियों में कितनी प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं। समावेशी स्कूलों में मूल्यांकन का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट छात्रों को भी पढ़ाया जाता है। देखिए, समावेशी विद्यालय जो होते हैं उनमें मूल्यांकन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि इनमें क्या है कि सामान्य बालकों के साथ में वादित बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, जिससे कि इनका मूल्यांकन बराबर करते रहेंगे तो उन्हें ये पता लगेगा कि ये सामान्य बच्चों से कितने मेल खा रहे हैं और कितनी ये भिन्नता रख रहे हैं, है ना। कहाँ ये कौन से टॉपिक में या कहाँ कौन से सब्जेक्ट में या कहाँ किस कार्य में ये सामान्य बालकों से ही व्यवहार कर रहे हैं या सीख रहे हैं और कहाँ कौन से टॉपिक में ये इनसे पिछड़ रहे हैं। तो ये क्या बताता है कि ये मूल्यांकन के माध्यम से ही हमें पता लगता है। इसलिए उनके व्यवहार का अधिगम आदि का मूल्यांकन करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है ताकि उनके अधिगम को सफल बनाया जा सके। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन करके अपर्याप्त उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर विद्यालय में, समावेशी विद्यालय में मूल्यांकन किया जाएगा तो क्या करें, इसमें हमें विशिष्ट या अक्षम बालकों के बारे में उनकी जानकारी अच्छी तरह से हमें मिलती चली जाएगी। तो ये हमारा जो टॉपिक था समावेशी विद्यालय के 3rd यूनिट में, ये पाठ्य विद्यालय तत्परता से संबंधित था। ये टॉपिक हमारा पहला ख़त्म हुआ है आज, और अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो सूचना से या तकनीकी उन्नति से होगा, जो कि मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।